हेलो स्टूडेंट, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 11 में पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पहले तो हम बात करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है यानी कि जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके अंदर होने वाले परिवर्तन, उनके बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान होता क्या है? विज्ञान किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय का इस प्रकार का ज्ञान जो विशिष्ट हो या उसकी जानकारी के बारे में हम पढ़ना चाहें उसे कहते हैं विज्ञान, जो एक तरीके से व्यवस्थित और सुसंगठित होता है। किसी वस्तु का अगर हम व्यवस्थित तरीके से और सुसंगठित तरीके से अगर ज्ञान ग्रहण करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियाँ आती हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के परिवर्तन, अलग अलग प्रकार की होने वाली क्रियाएं। तो इसी प्रकार से एक बनता है हमारा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की होने वाली क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की होने वाली क्रियाएं तथा तत्वों के गुणधर्म तथा तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान में पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। यानी कि मिस्र देश, जो हमारे विश्व में मिस्र देश है, उसका पुराना नाम था केमिया। मिस्र का प्राचीन नाम केमिया था। प्राचीन नाम क्या था? केमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। यानी कि जब मिस्र देश की सभ्यता के बारे में पढ़ा गया तो केमिया शब्द आया, और केमिया जिसका नाम था मिस्र का, उससे काला रंग निकलता था। काला रंग होता है केमिया का अर्थ, और वहाँ पर क्या पाई जाती? काले रंग की मिट्टी पाई जाती थी। तो उसी से ही मतलब अंग्रेजी में केमिया का अर्थ होता है केमिस्ट्री से बना। यानी कि केमिस्ट्री जो है इस केमिया शब्द से ही बनाया गया है, जो इंग्लिश में एक तरीके से एब्लिश्ड हुआ, एक प्रकाशित मतलब प्रस्तावित हुआ। और यहाँ पर रसायन विज्ञान को जो विज्ञान से अलग किया, विज्ञान की एक शाखा के रूप में किसने बताया? जिसने बताया वो थे हमारे रूप में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हमारे थे। यानी कि विज्ञान की एक शाखा के रूप में बताने वाले रसायन विज्ञान को हमारे वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल थे, रॉबर्ट बॉयल। और विज्ञान के बारे में यानी कि विज्ञान के विकास को करने वाले यानी कि रसायन विज्ञान का विकास करने का श्रेय जिसे जाता है वो हमारे हैं डॉक्टर बर्जीलियस को, जिन्हें रसायन विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और दूसरे हमारे जिन्होंने रसायन विज्ञान की यानी कि आधुनिक रसायन की जो अवधारणा प्रस्तुत की, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है लैवोसिए को। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा जो रसायन विज्ञान है वो विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जिसके बारे में हम उसके विभिन्न प्रकार की होने वाली क्रियाएं या किसी उसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। मिस्र का प्राचीन नाम केमिया या काला रंग था, जिससे मतलब वहाँ पे केमिस्ट्री शब्द जो उसके इंग्लिश वर्ड से प्रकाशित हुआ। अब विज्ञान की एक शाखा के रूप में यानी कि विज्ञान से जो रसायन विज्ञान की शाखा निकाली गई या बनाया गया, उसे बनाने के लिए बताया गया रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। दूसरा, अगर रसायन विज्ञान का विकास और उसके क्रमबद्ध तरीके से अलग करने की व्यवस्था है, उसके विकास में अपना योगदान देने के लिए
जो प्रयोग मतलब कार्य क्या वो बर्जीलियस ने किया, जिसे रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के पितामह के रूप में, यानी कि पिता के रूप में जाना जाता है लेवोसिये को। लेवोसिये के बाद यहाँ पर इन्हें पूरा श्रेय केमिस्ट्री का उत्तर मतलब बनाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद आता है रसायन विज्ञान का महत्व और रसायन विज्ञान का उपयोग, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रकार से उपयोगी है। अब बात आती है रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं, तो रसायन विज्ञान को विभिन्न प्रकार की शाखाओं में बांटा गया है। पहला है जैसे कि कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन वह रसायन होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा प्राप्त की जाती है या जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जैसे चीनी, ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज या फिर हमारे यूरिया, इनमें सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो वो कहलाएंगे कार्बनिक रसायन। दूसरा आता है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अकार्बनिक रसायन वे रसायन होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। तो कार्बन की मात्रा जब नहीं पाई जाएगी तो वो कहलाएगा अकार्बनिक रसायन। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, साधारण नमक है हमारा NaCl, ये सब क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अगर बात करें हम तो भौतिक रसायन, इसकी एक शाखा बनती है। तो भौतिक रसायन, तो भौतिक रसायन में क्या है कि भौतिक रसायन वह शाखा है रसायन विज्ञान की जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु के ताप, दाब, आयतन या उसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर कोई चीज़ लें तो हमारे पास या ये बोर्ड है जिस तरीके से, तो अगर हम इसकी माप देखें तो लंबाई, चौड़ाई, अगर इसकी माप देखेंगे तो इसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो किसी भी पदार्थ की ताप, दाब, आयतन या उसकी लंबाई, चौड़ाई या उसकी भौतिक माप के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिक रसायन कहलाएगा। चौथी शाखा अगर इसकी बात करें हम तो कृषि विज्ञान आता है। और कृषि विज्ञान के अंतर्गत कृषि विज्ञान में अगर रसायन विज्ञान का महत्व या हम उपयोग देखें तो वो इस प्रकार से आएगा कि कृषि विज्ञान में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयोग या उससे बनने वाले मतलब हमारे उर्वरक जिसमें हम प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। और तीसरा आता है इसके साथ साथ कृषि यंत्र, ये सब एक तरीके से उपयोगी लाए जाते हैं। कृषि विज्ञान में उत्पन्न होने वाले जैविक खाद वगैरह का प्रयोग कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान भी हमारी दैनिक क्रियाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है जो आजकल के रसायन विज्ञान में उपयोगी हैं। तीसरा आता है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारे पास, रसायन विज्ञान हो गया। वो खगोल विज्ञान होने के बाद में हम देखते हैं कृषि विज्ञान के बाद मतलब चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान या हम कहें औषधि विज्ञान, औषध रसायन जिसे हम कह सकते हैं औषध रसायन। तो औषध रसायन आजकल की विभिन्न प्रकार की बीमारियों में या विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करने के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो विभिन्न प्रकार की रसायन का उपयोग करने के बाद रसायन शास्त्र या रसायन जो भी कह सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग प्रकार के हम इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की शाखाओं के बाद रसायन विज्ञान की उपयोग या महत्व, रसायन विज्ञान का उपयोग और महत्व। आज हम ये सब जानते हैं कि रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है क्योंकि विभिन्न प्रकार के, मैंने जिस प्रकार से बताया है कि कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक, कृषि, चिकित्सा, इस प्रकार के रसायन में बनने वाले उत्पाद या बनने वाले जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं सब हमारे रसायन विज्ञान के उपयोग या महत्व के लिए उपयोगी हैं। अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान हमारे जो है किसी भी क्षेत्र में हम इसका उपयोग को जान सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो पहला है कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में बनने वाले जितने भी खाद या उपकरण, अगर खाद वगैरह का हम उपयोग करें तो रसायन के द्वारा ही बन के आते हैं। जैसे यूरिया है वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत बनता है, जिसके संगठक के क्षेत्र में अगर संगठक के द्वारा हम खाद वगैरह, जैविक खेती या लगने वाली विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण होता है तो उससे कृषि क्षेत्र का विकास होता है, यह उपयोगी है। दूसरा औषध रसायन,
या औषधि क्षेत्र। अगर औषधि क्षेत्र की बात करें तो मेडिसिन क्षेत्र में बनने वाले विभिन्न प्रकार की मेडिकल दवाइयाँ इस क्षेत्र में आने वाले उपयोग को महत्व के लिए प्रदर्शित होती हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा है हमारे पास चिकित्सा होने के बाद में, औषधि होने के बाद में कृषि के बाद आता है सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन में बनने वाले विभिन्न प्रकार के क्रीम या फिर जो पाउडर यूज होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे रसायन विज्ञान के सौंदर्य प्रसाधन में। इसके बाद आता है चौथा हमारा नाभिकीय। सौंदर्य प्रसाधन के बाद आएगा ऊर्जा या जीव विज्ञान क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। इसके बाद पांचवा आता है जीव विज्ञान के बाद में औषधि रसायन हो गया है हमारा कृषि क्षेत्र, सौंदर्य प्रसाधन, जीव विज्ञान और विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों में इसका उपयोग आता है। जैसे हम अगर बात करें कि बनने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ इसमें आएंगे। अब आता है द्रव्य। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द्रव्य। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य यानी कि द्रव्य वह पदार्थ होता है जिसमें आयतन, आकार और आकृति यानी जो स्थान घेरता है, यानी कि वो द्रव्य कहलाएगा। जिसके अंदर द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगा वो द्रव्य कहलाएगा। और इसके अंतर्गत बनने वाले घटक कण उपस्थित होते हैं जिससे ये बनता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग होते हैं इसके। या फिर अगर हम बात करें तो द्रव्य को बांटा गया है भौतिक तथा रासायनिक, 2 भागों में, भौतिक तथा रासायनिक भागों में इसे बांटा गया है। और भौतिक तथा रासायनिक भागों में बांटने के बाद इसके जो पहला पार्ट आता है भौतिक रसायन का, वो आता है यहाँ पर ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। और जब रासायनिक वर्गीकरण है, भाग है इसका, उसका पहला पार्ट आएगा हमारे पास शुद्ध पदार्थ और दूसरा पार्ट आएगा इसी का मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ हैं उसमें आएंगे पहले हमारा क्या आएगा, और इसका पहला पार्ट जो शुद्ध पदार्थ है उसमें मिश्रण में आएगा तत्व और दूसरा आएगा यौगिक। और यहाँ पर तत्व के अंतर्गत भी आएंगे, यहाँ से पहला तत्व में आएंगे धातु, अधातु, उपधातु, धातु, उपधातु और अधातु। और यौगिक जो है वो आएगा कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। और मिश्रण आएगा पहला समांगी, समांगी मिश्रण, और दूसरा आएगा विषमांगी मिश्रण। अगर हम बात करें कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक में। तो भौतिक वाले के 3 पार्ट हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रासायनिक वाले के पार्ट हैं 2, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व और यौगिक, ये इसके दोनों पार्ट हैं, तत्व और यौगिक। और जो तत्व है उसे 3 भागों में बांटेंगे, धातु, उपधातु, अधातु। और जो यौगिक है उसे 2 भागों में बांटेंगे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और तीसरे की अगर हम बात करें मिश्रण की, तो ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो द्रव्य की जो शाखाएं हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला है ठोस। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण आपस में पास पास होते हैं तथा इनके कणों के बीच में अंतराणुक बल या आकर्षण बल अधिक होता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है और इसके कण जो है बिल्कुल पास पास में बने हुए हैं और इनके बीच में अंतराणुक बल बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर पेश करें तो जैसे हमारा बर्फ, एज ए एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसे बर्फ। और द्रव क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके कणों के बीच में अंतराणुक बल थोड़ा ज़्यादा होता है और इनके कण थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर उपस्थित होते हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे द्रव। और द्रव की बात करें तो इन्हें इनकी जो है क्या होता है, द्रव के रूप में अगर हम लें तो जल ले सकते हैं, जो बर्फ का ही क्या है, एक रूप है। और यहाँ से हो जाएगा ये द्रव। हम बात करें ठोस की, तो ठोस में इसके कणों के बीच में अंतराणुक बल कम होते हैं और इनका आकर्षण ज़्यादा।
और ज़्यादा होने के कारण ही इनका आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि इनका आकार निश्चित नहीं होता और इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है द्रव का। और अगर गैस की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते और इन्हें जो है एक पात्र से दूसरे पात्र में ढाला जा सकता है। अगर हम बात करें इनके बीच में होने वाली आंतरिक क्रियाओं की तो वो इस प्रकार से हैं, ये हमारे पास ठोस है और ये हमारे पास द्रव है और ये हमारे पास गैस है। अगर ठोस से द्रव बनेगा तो उसे हम कहेंगे क्या, गलनांक कहेंगे उसका, जिसपे वो गलेगा। या द्रव से अगर ठोस बनेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम इसका हिमांक। जैसे अगर हम बात करें बर्फ की तो बर्फ हमारा ठोस पदार्थ है, अगर हम उसे हीट करें या खुला छोड़ें तो वो गलने के बाद क्या बनेगा, द्रव यानी कि जल का रूप ले लेगा। और जल को अगर हम थोड़ा सा उसमें से अवशोषित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से द्रव से बनेगा हमारा बर्फ, जो एक ठोस रूप होता है। और द्रव से अगर गैस बनता है, जब द्रव से गैस बनता है तो उसे कहते हैं हम बाष्पीकरण। और जब गैस से अगर द्रव बनेगा तो उसे हम कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। और अगर ठोस से डायरेक्ट कोई अवस्था में गैस बन रहा है तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। उसर कहेंगे हम ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाएगी। यानी कि अगर ये आंतरिक परिवर्तन होते हैं ठोस द्रव गैस के अंदर, कोई पदार्थ अगर ठोस है जैसे हमारा बर्फ, तो उससे क्या हो रहा है, अगर द्रव बन रहा है तो उसे हम गलनांक यानी कि गलन बिंदु कहेंगे उसका। और गलनांक होने के साथ ही वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था यानी कि जल में बदल जाएगा। और अगर जल से अगर हमें ठोस बनाना है, बर्फ बनाना है, तो उसे कहेंगे हिमांक, यानी कि वह तापमान जिस पे वो जम जाएगा। और द्रव से अगर वो गैस बन रहा है तो द्रव को जब गर्म करते हैं तो बाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिससे वो वाष्प में या गैस में बदल जाता है। और गैस से अगर हमें द्रव बनाना है तो गैस से द्रव बनाने के लिए वो संघनन की क्रिया कहलाएगी और वो संघनित हो जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ठोस पदार्थ से गैस बनाने के लिए जो क्रिया होती है उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब इसके बाद हमने भौतिक वर्गीकरण में ठोस द्रव गैस को पढ़ा है। अब इसके बाद हमारा आता है पहला रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर उपस्थित उसके समस्त घटों का वर्गीकरण या गुण एक समान होते हैं, वो कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ। यानी कि जब कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ होगा उन कणों में उनके गुण एक समान पाए जाएंगे, वो कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ। और बात करते हैं शुद्ध पदार्थ में तत्व की। तत्व जो है किसी भी कण का या किसी भी वस्तु का वह छोटा छोटा इकाई है जो मुक्त रूप से बना हुआ होता है। और तत्व के अंदर आते हैं धातु, उपधातु, अधातु। तो धातुओं की अगर बात करें हम तो धातु इस टाइम प्रकृति में यानी कि तत्व, ये तत्व कितने अभी तक हमारे रसायन विज्ञान में ज्ञात तत्व 118 हैं, जिसमें 92 तो प्राकृतिक है और बाकी शेष क्या है, 92 यहाँ पर धातु हैं और बाकी शेष क्या है, अधातु। ठीक है। और धातु वे तत्व होते हैं जिनमें क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, आघात बर्तनीय होते हैं, चमक होती है, सब धातु कहलाते हैं। और उपधातु की बात करें तो उपधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु के कुछ गुण विद्यमान होते हैं, धातुओं का गुण कुछ विद्यमान होते हैं और वो क्या कहते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अधातु जो बिल्कुल भी धातु का गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, या सामान्यतः अगर कहें किसी भी डेफिनेशन के लिए अगर नॉर्मल बात करें तो धातु वे पदार्थ हैं जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। जबकि बाकी जितने भी तत्व हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, वो कहलाएंगे धातु। दूसरा उपधातु, धातु और अधातु के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, उपधातु कहलाती है, जिनके अंदर कुछ रूप से धातु के गुण विद्यमान होते हैं। अगर अधातु की बात करें तो यहाँ पर भी अधातु वे तत्व होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणायन बनाते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर धातु की बात करें तो सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा यानी कि आयरन, ये सब क्या हैं, धातु हैं। अगर अधातु की बात करें तो अधातु के रूप में हमारे पास आएंगे यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो ऋणायन बनाते हैं वो सब क्या कराएंगे, अधातु कराएंगे। धातुओं के बाद हम पढ़ते हैं यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण। तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं
जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, वो कहलाएंगे यौगिक। यानी कि अगर हमें जल का सूत्र H2O है, अगर जल के अणु की हम बात करें तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। अगर अनुपात की अगर हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ से 2 गुणा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 16, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का 16, तो इनके बीच अनुपात आएगा 1:8। यानी कि यौगिक वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक प्राप्त होता है। यौगिक को 2 भागों में बांटा है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक वे यौगिक कहलाएंगे जिनके अंतर्गत कार्बन उपस्थित होता है या कार्बन के गुण विद्यमान होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। जैसे कि चीनी है, चीनी की अगर हम सूत्र की बात करें तो C12H22O11 होता है, यानी कि सुक्रोज, ये चीनी कहलाएगी। और यहाँ पर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या फिर एथेन है, मैथेन है, एल्केन है, ब्यूटेन है, या फिर अगर हम बात करें यूरिया है। जो ऐसे जितने भी तत्व हैं जिनमें कार्बन विद्यमान है, ये कार्बन उपस्थित है, वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अगर अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक वे यौगिक होंगे जिनके अंदर कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई जाती या कार्बन की श्रृंखला नहीं होती, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक हमारा, या फिर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब क्या कहलाएंगे? अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है यहाँ पर मिश्रण। तो मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक तरीके से मिला दिया जाता है, उनके अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे कि यौगिक में तो क्या था, एक निश्चित अनुपात था, जबकि मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता। तो ऐसा मिश्रण, ऐसे विलयन को या यौगिक को हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, ऐसे पदार्थ को। और इसे 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करें तो उदाहरण के लिए हम समझें तो हमारे पास जैसे जल है, ये हमारे पास जल है, हमने इसके अंदर नमक को घोल दिया। जब हम इस नमक को इसके अंदर अगर घोलेंगे तो ये आसानी से इसमें क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। घुलने के बाद इसके गुण से उपस्थिति के कारण मिल जाएंगे और आपस में एक विलयन का निर्माण करेंगे, जिससे नमक के कण हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये कहलाएगा समांगी मिश्रण। दूसरा अगर हम बात करें, फिर हमने जल लिया एक पात्र में, और जल लेने के बाद इसमें हमने बालू या रेत के कण क्या कर देते हैं? हम इसमें मिला देते हैं। जब बालू या रेत के कण हम इसमें मिलाएंगे तो जो रेत के कण हैं वो इस जल के अंदर घुल तो जाएंगे, लेकिन ये जल के अंदर क्या होंगे? हमें वो दिखाई देते रहेंगे। और इन्हें दिखाई देने से जो हमारे पास विलयन बनेगा वो अमिश्रण होगा, यानी कि अमिश्रणीय होगा, यानी क्या होगा? वो विषमांगी होगा। तो वे पदार्थ जिनके बनने से या जिनके घुलने से उनके संगठक गुण एक समान होते हैं, ये एक तरीके से पूर्ण रूप से एक दूसरे से मिल जाते हैं, वो समांगी मिश्रण। और जो नहीं मिल पाते वो विषमांगी मिश्रण होता है। इसके बाद अब आता है हमारा जो टॉपिक है, मापन है। अब इस टॉपिक में मापन में हम पढ़ेंगे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम मापते हैं तो वो किस तरीके से मापेंगे। तो मापने के लिए हमारे पास फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि मूल राशियाँ होती हैं। तो मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7। पहली है क्या? द्रव्यमान या लंबाई कहते हैं। दूसरी, पहली लंबाई या द्रव्यमान, फिर आता है समय, फिर आता है यहाँ पर चौथा तापमान, 5वां पदार्थ की मात्रा, एक यहाँ पर धारा भी आ जाएगी या विद्युत धारा हम जिसे कहेंगे, विद्युत धारा। और फिर आएगी यहाँ पर हमारे ज्योति तीव्रता। इनके मात्रक भी होते हैं जिन्हें मूल मात्रक कहेंगे। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, समय का मात्रक होगा सेकंड, और तापमान का मात्रक होगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन में से हम मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा होगी मोल। और यहाँ से बात करें, विद्युत धारा का मात्रक आता है एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। सही है। तो ये मूल राशियाँ कहलाएंगी जो हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। तो इन विभिन्न राशियों से ही अलग अलग प्रकार की राशियां बन सकती हैं जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। इसी प्रकार इन मात्रकों का प्रयोग होकर के भी व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे।
व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होंगी जो इनके प्रयोग से बन सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई बनेगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, एक तरीके से क्या है, मूल राशियाँ हैं। तो लंबाई का मात्रक हमारे पास क्या है, मीटर है, और चौड़ाई को भी हम किस में नापेंगे, मीटर में। तो इसका मात्रक बनेगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार की विभिन्न राशियाँ जैसे बल, दाब, ये सब हमारे क्या रहेंगे, घनत्व, ये सब क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे, और व्युत्पन्न मात्रक को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान में, जो हम इसमें चैप्टर में पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम में, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम की बात करें तो रासायनिक संयोजन के नियम में हम विभिन्न प्रकार की होने वाली क्रियाएं या उनके तापमान या उनके अणुओं के बीच में अनुपात, इन सबको पढ़ेंगे। तो रासायनिक संयोजन की बात करें तो पहला नियम आता है द्रव्यमान या द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कहलाएगा वो इस प्रकार से होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद और प्रयुक्त होने वाले अभिकारक दोनों का द्रव्यमान समान रहता है। यानी कि ना तो हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई हमारे पास अभिकारक A+B हैं, इनसे उत्पाद A भी बन रहा है, तो A+B का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, इसके। यानी कि अगर हम बात करें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक हैं, और ये क्या है, उत्पाद। तो जो अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उत्पाद के बराबर। यानी कि ना तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर रहे हैं, ना ही नष्ट कर रहे हैं। तो इसे कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को एक नाम से और जानते हैं, द्रव्यमान अविनाशिता का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम भी इसे कहते हैं। द्रव्य अविनाशिता का नियम भी इसे हम कह सकते हैं। इसी कड़ी में दूसरा नियम जो है वो है स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात के नियम की अगर हम बात करें, इसे वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने प्रस्तुत किया था या दिया था। जोसेफ प्राउस्ट, यानी कि इन्होंने कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी प्रकार की अभिकारक अभिक्रिया में जिससे उत्पाद बन रहा हो, तो भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद उनका एक स्थिर अनुपात होता है। यानी कि बनने वाला जो उत्पाद होगा उसके अणुओं के बीच में एक स्थिर अनुपात बनेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे H2O है, तो H2O की अगर हम बात करें तो H के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन का, तो 2 अनुपात यहाँ पर 16 हो रहा है, तो 1 अनुपात 8 बनेगा। यहाँ से हमेशा ही जब भी जल के अणु बनेंगे तो उनके बीच में अनुपात क्या बनेगा, 1 अनुपात 8। यानी कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक के द्वारा बनने वाले उत्पाद का एक स्थिर अनुपात होगा जो उसके अंदर अणुभाग लेते हैं। और दूसरे अगर इसे हम कहें तो इस नियम को जो है भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के तौर पर देखें तो इसे रासायनिक संगठन का नियम भी कहते हैं। इस नियम के बाद आता है हमारा तीसरा नियम, जिसे हम कहेंगे गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात के नियम में इसमें जो है क्या करते हैं, जो हमारे पास गुणित अनुपात का नियम है इसे प्रस्तुत किया था जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। और इन्होंने कहा था यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई तत्व या अभिकारक क्रिया करता है तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के अणु बनने वाले उत्पाद के साथ हमेशा एक गुणित अनुपात के रूप में रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें H2O और H2O2 इसकी, यानी कि हाइड्रोजन जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो इनके बीच में अनुपात था 1 अनुपात 8। और अगर इनकी बात करेंगे तो इनके बीच में आएगा 2 अनुपात, यहाँ से आ जाएगा 32, और इसे बात करेंगे तो 1 अनुपात 16। यानी कि हमेशा किस रूप में बनेगा, गुणा के रूप में बनेगा और गुणित अनुपात के रूप में ये प्रस्तुत होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होता है 12 और ये होता है 16, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 अनुपात
4 और 3:4 बनाने के बाद अब यहाँ से अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ से बनेगा 12:32 और यहाँ से बनेगा तो 4 × 12 4 × 32, यानी कि 3:8, यानी कि हमेशा क्या होगा, दूसरे वाले योग के साथ गुणित में उपस्थित रहता है, गुणित अनुपात में। इस प्रकार पढ़ने के बाद हमारे पास चौथा जो नियम आएगा वो आएगा गैलुसैक का नियम, और गैलुसैक के नियम के बाद है डाल्टन का परमाणुवाद, और इसकी प्रस्तावना को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।